A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जो आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई है। तो ये हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी जो है आर.एस. शर्मा द्वारा जो लिखी गई है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एनसीईआरटी। तो हिस्ट्री के जितने भी सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से बनते हैं, अगर हिस्ट्री के बारे में मैं बात करूं तो मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो उसके सवाल जो आते हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो चाहे कोई भी और एग्जाम होता है, तो सारे के सारे जो सवाल हैं 100% ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द हिस्ट्री एनसीईआरटीज। ठीक है, तो हम दोनों एनसीईआरटी कवर करेंगे। पहले हम ओल्ड एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम न्यू एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो इसका चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 का हाफ ऑफ द पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर का टाइटल क्या है? इस चैप्टर का टाइटल है द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वो पुरातन वाली हिस्ट्री को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम जानते कैसे हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। क्योंकि ऐसा बहुत सारा पार्ट है जो रिटर्न नहीं है, दूसरा ऐसा काफ़ी सारा पार्ट है जो रिटर्न में है बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया, जो लिखा गया उसको जब हम पढ़ पाए, वो काफ़ी अर्ली स्टेज की बात है। उससे पहले वाले पार्ट को हम पढ़ ही नहीं पाए, तो हम कैसे समझ में आता है हमको, हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये मेरे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल कर सकते हो डिटेल। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, जिसको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर लोगे। राइट, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था एंशिएंट हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते थे। तो उसमें हमने देखा था मटेरियल रिमेन्स के बारे में बात की थी हमने, कॉइन्स के बारे में बात किया था, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं हमने ये देखा था, लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, फॉरेन अकाउंट्स क्यों ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने आर्कियोलॉजी का डेफिनेशन देखा था, आर्कियोलॉजी क्या होती है, हमने ये बात किया था मटेरियल रिमेन्स में हम क्यों स्टडी करना चाहिए, हमको कैसे हम उनको स्टडी करते हैं। हमने वर्टिकल डिगिंग और हॉरिजॉन्टल डिगिंग के बारे में बात किया था। हमने फिर कॉइन्स के बारे में बात किया था। मैंने आपको बताया था जो कॉइन्स है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स जो है उसकी स्टडी को कहा जाता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स जो है काफ़ी पहले से बनते आ रहे हैं, ऋग्वेद में भी कॉइन्स का जिक्र है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पे कॉइन्स नहीं होते थे। 100% हम श्योर नहीं है, क्योंकि हम सारी टर्म्स को डिसाइफर क्योंकि नहीं कर पाए, इसलिए हम 100% श्योर नहीं है, लेकिन डिनाई भी नहीं करेंगे हम पॉसिबिलिटी को। ठीक है, जब आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो उसको 2 तरीके से आपको पढ़ना होगा। एक तो आप उसमें से फैक्ट्स निकालते हो, दूसरा आप उसमें से निकालते हो अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट। तो हम कॉन्सेप्ट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और फैक्ट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं जिसके ऊपर हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। राइट, हम अलग अलग जगह पे जो है जो भी फैक्ट्स आएंगे हम उनके बारे में भी देखते जाएंगे। तो कॉइन्स के बारे में हमने बात किया। इंस्क्रिप्शन क्या होती है मैंने आपको बताया था। इंस्क्रिप्शन जो होती हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, हमने उसके बारे में बात किया। अलग अलग जगह पर इंडिया में कहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, ये हमने देखा था। अब हम बात करते हैं एक और सोर्स की, जो है लिटरेरी सोर्स, मतलब लिखी गई जो चीज़ें हैं वो एज अ सोर्स मटेरियल हम उसको यूज़ करते हैं। तो लिटरेरी सोर्स जो होते हैं राइटिंग्स जो होती है वो हमारा सोर्स है, जिससे कि हम जान पाते हैं कि भाई एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कैसी थी, क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो लिखी हुई चीज़ों से हम जान पाते हैं। तो लिखा कहाँ गया, तो देखिए मनुस्क्रिप्ट्स में लिखा गया, जो कि सॉफ्ट उस पर लिखी गई, पत्ते पे लिखी गई, कागज़ पे लिखी गई, पेड़ की छाल पे लिखी गई। इंस्क्रिप्शंस लिखी गई कहाँ पे, हार्ड सरफेस पे लिखी गई। सील्स बनाए गए, उस पर कुछ लिखा गया। केव्स के अंदर कुछ पेंटिंग्स किए गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमको बताती हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हमारे, जिससे कि हम जान पाते हैं। अगर आप फुल फ्लेजेड लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे तो उसके अंदर ग्रंथ आएंगे, उसके अंदर पुराण आएंगे, उसके अंदर वेद आएंगे, उसके अंदर रामायण, महाभारत, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर। ओके, तो राइटिंग्स जो है, अगर हम राइटिंग्स की बात करेंगे तो 2500 BC जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड था, 2500 BC हम ये जानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत जो छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी जो मैं आपको पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप हिस्ट्री की एक टाइमलाइन ज़रूर फॉलो करिए तो उससे आपको पता है 2500 BC वाला टाइम पीरियड कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको राइटिंग मिलती है, एग्जैक्टली हमें मिलती है, लेकिन हम उस राइटिंग्स को डिसाइफर नहीं कर पाए। राइट, तो अगर जिस राइटिंग्स को हम डिसाइफर कर पाए हैं, फुल फ्लेजेड जो अकाउंट हमको मिलने लगे, वो कब से मिलने लगे, 4th सेंचुरी AD से हमको सेंट्रल एशिया के अंदर फुल फ्लेजेड जो है राइटिंग्स मिलना शुरू हुई। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जो अर्ली राइटिंग्स थी वो किसके ऊपर लिखी जा रही थी। तो वो लिखी जा रही थी, मैंने आपको जैसे बताया, पाम लीव्स के ऊपर लिखी जा रही थी, बर्च बार्क के ऊपर लिखी जा रही थी, जो पेड़ों की छालें होती हैं उस पर लिखी जा रही थी। संस्कृत की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो हमको साउथ इंडिया, कश्मीर, नेपाल, इन सब जगहों पे मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना तो उसमें आपको देखेंगे कि हमें पता चलेगा संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट जो है कश्मीर और नेपाल में इतनी ज़्यादा क्यों मिल रही हैं, हम उसका कारण देखेंगे, राइट। इंस्क्रिप्शंस जो होती हैं वो प्रिजर्व कहाँ गई हैं, म्यूजियम्स वगैरह में प्रिजर्व करके रखा गया उनको। जो पहले वाली इंस्क्रिप्शंस जो इंडिया से आपको मिलेंगी ना, बेसिकली वो क्या थी, एपिक्स थे, पुराण थे, ये सारी चीज़ें थी, रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस थी, तो मिक्स था सबका, ठीक है। ऋग्वेदा के बारे में अगर हम बात करते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड कौन सा था, 1500 से लेके 1000 BC तक, कंटेन्स मेनली टेक्स्ट। तो ऋग्वैदिक पीरियड कौन सा वाला पीरियड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है ऋग्वैदिक पीरियड, हमने क्रोनोलॉजी में भी पढ़ा था। तो ऋग्वैदिक पीरियड कौन सा हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1000 BC तक का टाइम पीरियड। इसके अंदर क्या था, कंटेन्स मेनली टेक्स्ट, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास, ये उपनिषद, ये सारे के सारी चीज़ें। इसके बाद 1000 से लेके 500 BC तक ये बनाई। ऋग्वैदिक पीरियड क्या था, 1500 से लेके 1000 BC तक। उसके बाद वाला पीरियड कौन सा था, बाकी के वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, ये सारी चीज़ें उसमें बनती हैं। जो लेटर वैदिक जो टेक्स्ट होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड थे, जो हमने देखा जब आप वेद के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में तो हम ब्रीफ मतलब पढ़ रहे हैं, ओवरऑल एक पिक्चर ले रहे हैं। जब हम डीपली जब पढ़ना शुरू करेंगे वेद के बारे में तो हम बात करेंगे लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड में जो वेदों के टेक्स्ट की बात करते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में आप क्या समझते हैं, उसमें रिचुअल्स के ऊपर बहुत फोकस कर दिया गया। हम ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं वुमेन का कंडीशन अच्छा था, इक्वालिटी था। तो ऋग्वेद में जो लिखा गया वो फिर भी जेन्युइन चीज़ें लिखी गई, बट जो लेटर वैदिक वाले पीरियड थे उसके अंदर रिचुअल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, मैजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, फिलॉसफीज दी गई हैं उपनिषद में। तो हम ये सब देखेंगे इन सब के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, राइट। तो रिचुअल जो लिटरेचर है, गृहा सूत्रा, श्रुता सूत्रा, 600 से लेके 300 BC तक ये लिखे गए, राइट। तो अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग चीज़ें लिखी जा रही हैं। तो एक अगर हम एपिक्स की बात करते हैं तो महाभारत एज ए एपिक की हम बात करते हैं। तो महाभारत जो एपिक है उसको किसने लिखा, उसको लिखा व्यास ने, वेद व्यास ने, राइट। तो वेद व्यास ने जो उसको लिखा वो लेटर ऑन जो है मॉडिफाई भी हुआ है। कौरवों और पांडवों का कंफ्लिक्ट इसके अंदर दिखाया गया। इनिशियली जो थे इसके अंदर 8800 वर्सेस थे, जो 24,000 हो जाते हैं बाद में और 1 लाख हो जाते हैं। इसी तरीके से इनका नाम भी चेंज होता था। सबसे पहले इसको जया संहिता कहा जाता था, फिर इसको भारता कहा जाता था, और जब 1 लाख वर्सेस हो जाते हैं तो इसको महाभारता कहा जाता है, ठीक है। तो महाभारत जो है कंपाइल्ड बाय circa AD 400 एंड रिफ्लेक्ट्स अफेयर ऑफ 10th century BC टू 4th century BC। तो 10th century BC से लेके 4th century BC तक का जो टाइम पीरियड है महाभारत उसके बारे में बात करती है। फिर अगर हम बात करते हैं रामायण की, तो रामायण जो है वो महाभारत के बाद वाले टाइम पीरियड की बात करती है। उसको किसने लिखा, उसको दिस इज द वर्क ऑफ वाल्मीकि। इसके अंदर 24,000 श्लोकास हैं। इनिशियली कितने थे, इनिशियली 12,000 थे और वो डबल होके 12,000 हो गए हैं। तो रामायण आर डिस्क्राइब राम जो है एल्डेस्ट सन जो है दशरथ के राजा, और दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं उनके जो सबसे बड़े पुत्र हैं राम, उनकी स्टोरी है, ठीक है। तो रामायण और महाभारत के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उसकी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे महाभारत के बारे में आप समझ गए, स्टार्टिंग में कितने थे, 8,500। जब उसे महाभारत बना तो 1 लाख जो है वर्सेस हो गए थे, राइट। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी बनाए गए थे उस टाइम पे, बहुत सारे लिखे गए थे। तो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे वो कौन सी लैंग्वेज थी उस टाइम पे, पाली स्पोकन इन मगधा और साउथ बिहार। तो फाइनल जो कंपाइलेशन था वो 2nd century BC में हुआ, कहाँ पे, श्रीलंका में। सो दे कंटेन्स द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड सम रूलर्स ऑफ मगधा। द स्टोरीज ऑफ 550 प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा आर कॉल्ड जातका स्टोरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो जातका जो स्टोरीज हैं वो बुद्ध के प्रीवियस वाले बर्थ की स्टोरीज हैं। जो भगवान बुद्ध हैं उनके पहले भी जन्म हुए थे बुद्ध बनने से पहले, तो उनके जो जन्म की सारी स्टोरीज हैं उनको जातका स्टोरीज कहा जाता है। तो 550 प्रीवियस बर्थ हुए थे ऐसा माना जाता है। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध बने, तो वो सारी की सारी स्टोरीज जातका स्टोरीज हैं। तो जातका स्टोरीज में क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल फ्रॉम 5th and 2nd century BC के जो टाइम पीरियड है, 5th से लेके 2nd century BC तक का जो टाइम पीरियड है उसकी स्टोरीज हैं उसके अंदर। ऑल्सो गिव्स इंसिडेंटल इवेंट्स इन द एज ऑफ बुद्धा की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। सिमिलरली जैनिज्म भी उस टाइम पे फ्लरिश कर रहा था, तो जैनिज्म वाले टेक्स्ट लिखे जा रहे थे। तो लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत। वो कब कंपाइल किए गए, वो 6th century में कंपाइल किए गए। इन वल्लभी जो है गुजरात में कंपाइल किए गए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहाँ कंपाइल हुए, श्रीलंका में।
जैनिज्म वाले टेक्स्ट कहाँ पे, वल्लभी में कंपाइल किए जाते हैं। किसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार इन द एज ऑफ वर्धमान महावीर। जो भगवान महावीर हैं उनके टाइम पीरियड में बिहार और जो वो वाला मगध, बिहार और उत्तर प्रदेश जो था उसके बारे में बात की जाती है, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट थे। ये तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर रिलीजन या सेक्ट से रिलेटेड टेक्स्ट थे। अभी ऐसे बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं जो कि सेक्युलर हैं, वो किसी धर्म की बात नहीं करते। तो धर्मशास्त्र उसमें से आप देख सकते हैं, उसमें धर्म सूत्र आते हैं, देवर कंपाइल्ड इन 500 से 200 BC के टाइम पीरियड में। स्मृतिज कंपाइल की गई उस टाइम पे, और अदर कमेंट्रीज जो हैं वो उस टाइम पे कंपाइल की जाती हैं। तो ऐसे जो बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज होते हैं ना, उससे भी हमको क्या मिलता है जानने को, उससे हमें जानने को मिलता है कि किस तरीके की कंडीशंस थी एंशिएंट टाइम पीरियड में। सेक्युलर लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र विच इज़ वेरी वेरी फेमस। अर्थशास्त्र किसके बारे में बात कर रहा है, पॉलिटी के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, अशोका के टाइम पीरियड में। तो 15 बुक्स हैं जो कंपाइल बाय बिगिनिंग ऑफ सी क्राइस्ट ईरा जो है उसकी बिगिनिंग पे कंपाइल की गई थी। कंपाइलेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड बुक ऑफ अर्लियर डेट्स एंड बाय अदर पर्सन्स। 15 बुक्स हैं टोटल अर्थशास्त्र के अंदर, और पॉलिटी के बारे में बात करता है। अर्थशास्त्र गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में भी बात करता है, बट बेसिकली वो किसके बारे में बात करता है, नाम उसका अर्थशास्त्र है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट बेसिकली अर्थशास्त्र जो बुक है कौटिल्य का वो बात करता है पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। संस्कृत लिटरेचर लिखे गए उस टाइम पे बहुत सारे, जैसे कि कालिदास विच इंक्लूड द कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारे लिखे गए। बाणर ने हर्ष चरिता लिखा। तो ये जो चार्ट है इसको आप पढ़ सकते हैं, ये तो अभी रेडी रेफरेंस के लिए दिया गया है। जब आप ये जो PDF है आप इसको निकाल के दोबारा पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब हम आगे वाले चैप्टर्स में जाएंगे तो हम एक कंपाइल PDF भी आपको देंगे आपकी रेडी रेफरेंस के लिए। जैसे कि सारी की सारी जितने भी टेक्स्ट लिखे गए उस टाइम पर, किसने कौन कौन से टेक्स्ट लिखे, वो भी आपको चार्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपको रिविजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। संगम लिटरेचर कहाँ पे कंपाइल किया जा रहा था, संगम लिटरेचर साउथ इंडिया में किया जा रहा था। दे वर द अर्लीस्ट तमिल टेक्स्ट, तो तमिल में लिखे गए ये टेक्स्ट हैं। सो द कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 सेंचुरीज बाय पोएट्स असेंबल इन कॉलेज पेट्रोनाइज बाय किंग। तो जो राजा थे, जो वो यूनिवर्सिटीज़ बनाते थे, कॉलेज बनाते थे, वहाँ पे संगम लिटरेचर को कंपाइल किया जाता है, राइट। अब ये तो था लिटरेचर जो कि हमारे को इंडिया में मिल रहा था। अब इंडिया के अलावा इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग विजिट कर रहे थे। हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम जानते हैं कि इंडिया के जो कनेक्शन है, ट्रेड कनेक्शन है बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से। इसी तरीके से ट्रेड के साथ साथ लोग रिलीजियस पर्पस के लिए भी इंडिया में आना पसंद करते थे। तो जो फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आए किसी भी पर्पस से, ट्रेड के पर्पस से, जिन्होंने लिखा साथ में, जिसके अंदर मैगजीनीज का इंडिका बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने नोट डाउन किया। तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमें बहुत मदद देते हैं इंडिया के बारे में जानने में। इंडिया के टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। वो जो चीज़ें मिसिंग है वो हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं, फॉरेनर्स अकाउंट से। जो फॉरेन अकाउंट्स हैं किसी और ने लिखे, जो कि फॉरेन कंट्री के लोग थे, उन्होंने जो अकाउंट्स लिखे इंडिया के बारे में, उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंडिया के टेक्स्ट में किसी भी कारणवश से वो मिसिंग रह गए, डेलिबरेटली कह लीजिए या बाय मिस्टेक कह लीजिए इंडिया के, या आप ये कह सकते हैं कि किसी ने इस बारे में सोचा नहीं कि सारी चीज़ों को पेन डाउन करना चाहिए, राइट। तो उसकी वजह से वो मिसिंग है। लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट है, फॉरेन अकाउंट्स में। तो फॉरेनर्स फ्रॉम ग्रीक, रोम, चाइना विजिटेड, ट्रैवलर की तरह वो विजिट करते थे। जो अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था 324 BC में, तो विच वॉज नॉट मेंशन्ड इन इंडिया। इंडिया के सोर्सेज में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, लेकिन ये कहाँ से मिलता है, कि ग्रीक सोर्सेज से मिलता है। वो बताते हैं कि भाई अलेक्जेंडर ने इंडिया के अंदर इन्वेड किया था, तब हमको पता चलता है। सो मेंशन उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उन्होंने मेंशन करते हैं वो अपने टेक्स्ट में, हुज डेट ऑफ एक्सेशन इज फिक्स्ड 322 BC वॉज देयर इन ग्रीक सोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है, ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन है ग्रीक के टेक्स्ट में, इंडियन टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। मेगास्थनीज की जो थी इंडिका, वो इन्फॉर्मेशन देती है। मेगास्थनीज क्या कौन था, सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देती है। तो मेगास्थनीज का इंडिका जो है बुक, वो बहुत ज़्यादा हमारे को इंसाइट देती है। ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स ऑफ 1st and 2nd century AD गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम। तो इंडिया और रोम के जो ट्रेड कनेक्शन थे उसके बारे में हमको फॉरेन अकाउंट से देखने को मिलता है। ग्रीक सोर्सेज में बहुत सारे आपको और सोर्सेज मिलेंगे। फा हियान और हुआन सांग जो हैं, ये जो चाइनीज़ स्कॉलर्स हैं, इन्होंने विजिट किया था। पहले फा हियान आए थे 5th century AD में, तो उन्होंने सोशल रिलीजियस लाइफ के बारे में लिखा।
हुआन सांग जो आए थे उन्होंने 7th सेंचुरी AD के अंदर वो आए थे। तो गिव्स सोशल अकाउंट सोशल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग हर्षा। तो हर्षा के टाइम की जो उस टाइम पे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो फॉरेन अकाउंट्स से ऐसी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है जो हमारे इंडिया के अकाउंट में मिसिंग है, वो इंडिया के अकाउंट्स में मेंशन नहीं की गई। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कितने सारे सोर्सेज हैं जिससे कि हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मटेरियल सोर्सेज है, मटेरियल रिमेन्स है, हमारे पास कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज है, हमारे पास फॉरेनर्स के अकाउंट्स हैं। इन सबको मिलाकर जो है हम अपनी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। तो इंडिया के बारे में ये तो हमने देखा कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। अब इंडिया के बारे में ऐसा बोला जाता है, या यूँ कहिए कि ब्लेम लगाया जाता है कि इंडिया के जो लोग थे पुराने वाले, उनके अंदर हिस्टोरिकल सेंस नहीं थी। वो कोई भी चीज़ या तो रिकॉर्ड करते ही नहीं थे, या तो बहुत सारे अकाउंट्स मिसिंग है, या करते थे तो वो उसको क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड नहीं करते थे, वो किसी और ही पर्सपेक्टिव में उसको रिकॉर्ड कर देते थे। तो हमें इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल सेंस जो है वो मिसिंग मिलता है, ऐसा बोला जाता है। तो एंशिएंट इंडियंस लैक हिस्टोरिकल सेंस एज दे डिडंट राइट हिस्ट्री इन अ वे द ग्रीक्स वर राइटिंग हिस्ट्री। तो ग्रीक्स के जो रिकॉर्ड हैं, जिस तरीके से उन्होंने लिखा इवेंट्स के बारे में, वो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। इंडिया के केस में आपको ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, वो मिसिंग है। तो इसलिए इंडियंस के बारे में बोला जाता है, पुराने इंडियंस के बारे में, कि उनको हिस्ट्री की सेंस नहीं थी। तो हिस्ट्री इन पुराना, अगर पुरान्स को पढ़ते हैं हम, वो एनसाइक्लोपीडिक है। उसके अंदर जो है हिस्ट्री के बारे में बिगनिंग ऑफ गुप्ता पीरियड तक बताया जाता है, प्रोवाइड डायनेस्टिक हिस्ट्री अप टू गुप्ता पीरियड। तो मतलब उसके अंदर क्रोनोलॉजिकल नहीं है वो। पुराण जो है वो 4 एज के बारे में बात करते हैं, त्रेता, त्रेता, द्वापर, काली, एक के बाद एक आता है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एक के बाद एक आता जाता है। और जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो पहली वाली स्टेज से खराब स्टेज होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया उनको टाइम फ्रेम में रिकॉर्ड नहीं किया गया, कुछ और चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया गया जो कि हमें एक हिस्टोरिकल सेंस नहीं देती है। तो इसीलिए इंडियंस के ऊपर ये ब्लेम लगता है। हिस्टोरिकल सेंस कब डेवलप होना शुरू होती है? विक्रम संवत शुरू होता है 58 BC के आसपास, साका संवत शुरू होता है 78 AD के आसपास, गुप्ता पीरियड 319 AD के आसपास शुरू होता है। तो इंडियन हिस्टोरिक सेंस जो कब से डेवलप होनी मानी जाती है? हर्ष चरिता बाय बाण भट्ट। तो ये जो हर्ष चरिता जब लिखी गई थी 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तब माना जाता है कि प्रॉपर तरीके से इंडियंस ने जो है हिस्ट्री की बुक को लिखना शुरू किया। हर्ष चरिता बाय बाण भट्ट ये एक आप कह सकते हैं वाटर डिवाइड था, जिसमें कि इंडियंस ने अच्छे से लिखना शुरू कर दिया है। तो ये कोर्ट लाइफ ऑफ हर्षा के बारे में बताता है और सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, हिस्टोरिकल सेंस नेशनल कैलेंडर के बारे में आप बता सकते हैं, साका इरा, चैत्रा इरा, दिस यू कैन रीड। तो ये जो है कुछ बायोग्राफीज जो हैं वो भी हमारे को बताती है उस टाइम पे जो लिखी गई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो बात करते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करते हैं तो लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड्स हैं वो 2 मेन कैटेगरीज हैं जिससे कि हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं उसके अंदर वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सब तरीके की हिस्ट्री आ जाती है, संगम, तमिल लिटरेचर। फॉरेन अकाउंट्स आ जाते हैं। उस टाइम पे जो पुराने ज़माने में जो टेक्स्ट लिखे गए थे बेसिकली रिलीजियस थे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी काम हुआ, साइंस के ऊपर भी काम हुआ, बट मेजॉरिटी क्या था? रिलीजन के ऊपर काम हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हमको जानने को मिलता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और हम उसको पढ़ते हैं। सो दिस वाज इट। ये था चैप्टर नंबर 2 ऑफ RS शर्मा, क्लास 11 ओल्ड हिस्ट्री NCERT। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, सोर्सेज हम क्या क्या ले रहे हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।